एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे P2P साइकिल में कि हम अपना पीआर कैसे जनरेट करते हैं, परचेज रिक्विजिशन क्या पार्ट होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले एक अपना एसटीओ का एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। एसटीओ का मतलब होता है स्टॉक ट्रांसफ़र आउट। तो इसके अंदर हम दो रोल पे काम करते हैं, एक हो गया आपका एसडी रोल और एक हो गया एमएम का रोल। एक परचेज का काम करेगा और एक सेल का काम करेगा। तो अगर एक वेंडर है तो दूसरा कस्टमर है, अगर एक इंक्वायरी कर रहा है तो वो उसका पीआर और आरएक्सक्यू जनरेट कर रहा है, कोई कोटेशन बना रहा है तो उसको कोई मेंटेन कर रहा है, कोई सेल्स का ऑर्डर दे रहा है तो कोई परचेज का ऑर्डर रिसीव कर रहा है, कोई आउटबाउंड कर रहा है तो कोई जीआर कर रहा है, कोई बिलिंग कर रहा है तो कोई इनवॉइस वेरिफिकेशन कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है तो कोई पेमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से एक कंपनी के अंदर एक प्रोसेस चलता है एसएपी में, जिसको हम P2P साइकिल बोलते हैं। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से चलता है। सबसे पहले आपने एसएपी के अंदर आना है एंड परचेज रिक्विजिशन यूज़ करना है। इसका जो की कोड होता है वो है ME51N। तो आपको एसएपी के अंदर आके एक की कोड यूज़ करना है ME51N और अपना एक परचेज रिक्विजिशन तैयार करना है। तो आप स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखा है लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, परचेज रिक्विजिशन, या फिर आप अपना की कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ME51 मेरा एक की कोड है, इसको मैं यूज़ करता हूँ एसएपी के अंदर। एंटर करा, जैसे एंटर करोगे तो आपके पास इस तरीके से विंडो दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको नहीं पता चले कि कहाँ क्या क्रिएट करना है, क्या चीज़ें डालनी, एक बार आप एक्सेल शीट को देखो, बस सब कुछ मेंटेन है, समझना है बस इसके अंदर। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपना एक जो मेरा परचेज रिक्विजिशन है, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेजिशन को बोलो एक रिक्वेस्ट है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन करा, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन करा आइटम कि मेरे आइटम्स कितने हैं। तो मेरे आइटम्स मैंने यहाँ पे डिफाइन करे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट आइटम भी यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अपने यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये डिफाइन कर सकते हो, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, ऐसे स्टेप कर सकते हो। तो मैं अपने आइटम्स यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे जैसे 10 एग्जैक्टली। फिर आप में आगे आया, मैंने मटेरियल पे गया, मटेरियल से पहले यहाँ पे इसको अकाउंट असाइनमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। तो मैं इसको किसके साथ असाइन कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो आइटम है वो कहाँ असाइन कर रहा हूँ, किसके साथ असाइन कर रहा हूँ। जहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, एसेट्स है, ऑर्डर है, एंड नेटवर्क है, सेल्स ऑर्डर का है। तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। आपने यूज़ करना कॉस्ट सेंटर, आपको मैंने कॉस्ट सेंटर बनाना भी बताया था कि आप कैसे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करते हो। तो आपने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करना है। कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको आगे आ जाएगा, इस तरीके से विंडो खुलेगी। यहाँ पे मटेरियल में मैंने 50 लिखा है। अब आपने 50 नहीं लिखना। मटेरियल क्या होता है, मैंने आपको एसएपी के अंदर मटेरियल टाइप क्रिएट करना बताया था। आपने अगर मटेरियल टाइप क्रिएट करना सीखा होगा, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। आपने मटेरियल क्रिएट करना सीखा था, नॉट दिस स्क्रीन, ये वाला में भी होगा और इससे पहले, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करना सीखा था, देखो ये वाले स्क्रीन पे MM01 के अंदर। तो आपने अपने एक मटेरियल टाइप क्रिएट करा होगा, जैसे मैंने अपना एक मटेरियल टाइप क्रिएट करा था इस तरीके से। तो आपने अपने एक मटेरियल टाइप क्रिएट करा होगा और उस मटेरियल टाइप को क्रिएट करने के बाद एक नंबर डिफाइन हो गया कि आपके पास एक नंबर आता है कि आपका मटेरियल इस नाम से क्रिएट हो चुका है। तो मैंने एक मटेरियल का नंबर डिफाइन कर दिया इस नाम से, देखो। सीपी में आगे मैं मटेरियल पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जो भी नंबर डिफाइन हुआ होगा वो नंबर आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब कैसे मिलेगा आपको, अगर आपको मिल रहा है यहाँ से, अगर नंबर याद है, जैसे मुझे, मैंने तो अपनी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा, देखो ये वाला, ये 3 है। तो मेरा जो मटेरियल नंबर है 99999695 के नाम से क्रिएटेड है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो मैं तो यहाँ पे डाल सकता हूँ इस जगह पे, तो मैं मटेरियल क्रिएट करूँगा 999, ये नंबर यहाँ पे डाल दूँगा तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, यहीं पे फाइंड आउट करो। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है,
प्लांट डालना, आपका प्लांट डालो, क्योंकि किसके बेस पे आप फाइंड करो मटेरियल, आपको तो पता ही नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है कि मेरा मटेरियल क्या है और आप फाइंड कर रहे हो तो कैसे करोगे, आपके पास यहाँ पे ना ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे टैब खुल जाते हैं। तो यहाँ पे साइड में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन होगा, इस पर क्लिक कर लो, तो आप अपने मटेरियल को इतनी सारी जगहों से फाइंड आउट कर सकते हो, क्लास के हिसाब से, टास्क के हिसाब से, मटेरियल ग्रुप के हिसाब से, कॉस्ट सेंटर के हिसाब से। देखो यहाँ पे लिखा है मटेरियल बाय सप्लायर, सप्लायर के हिसाब से फाइंड कर सकते हो। तो सप्लायर कौन होता है, हमारा वेंडर, जो मैंने आपको बनाना बताया था लास्ट। तो आप इस पर क्लिक कर लो, सप्लायर को मटेरियल मुझे इसके हिसाब से फाइंड आउट करना है ना। तो जैसे मैंने इसके अंदर अपना एक फाइंड आउट करा, मुझे अपना सप्लायर ढूंढना है। अब सप्लायर को जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सप्लायर को ढूंढूंगा, तो सप्लायर के लिए वो मेरे को ऑप्शन दे देगा कि सप्लायर किसका सप्लायर है। क्योंकि मेरा सप्लायर मैंने कंपनी कोड से असाइन करा था, याद होगा मैंने जब अपना सप्लायर क्रिएट करा था तो मैंने 3 बेस पे क्रिएट करा था, जनरल के बेस पे एंड आपका कंपनी कोड के बेस पे एंड आपका क्रिएट करा था परचेजिंग के बेस पे। तो मैं यहाँ पे सप्लायर में कंपनी का कोड डाल देता हूँ, देखो मेरा कंपनी का कोड आ गया। तो मेरा जो कंपनी का कोड है वो है जॉब। तो अभी क्या करेगा, बड़े ध्यान से सुनना भाई, सीधी सी बात है, मुझे मटेरियल फाइंड करना है। तो मटेरियल फाइंड करने के लिए पहले मैं कंपनी का कोड डालूंगा, यहाँ पे मेरा कंपनी का कोड क्या है, एंटर मारा। जैसे कंपनी का कोड डालूंगा तो मेरे जितने भी सप्लायर हैं, यानी कि जितने मेरे वेंडर हैं, वो आपके सामने यहाँ पे खुल जाएंगे। देखो तो मेरा सप्लायर सपोज ये है, मैं इसको ले रहा हूँ फर्स्ट वाले को, एंटर मारा। अब इस सप्लायर के बेस पे मेरा मटेरियल फाइंड आउट होगा। देखो इस सप्लायर, ये सप्लायर का मटेरियल कौन कौन है, एंटर करो। तो इस सप्लायर का मटेरियल ये है, देखो आ गया मटेरियल, इसका ये है 999695, यही आ गया, एंटर करो। तो आप अपना मटेरियल इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, जैसे जो मेरा है ये है मदरबोर्ड। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन आ रहा है, क्वांटिटी डिफाइन कर दी। यूनिट्स कौन से यूनिट लेना मुझे, तो मैंने यहाँ पे पीस, भाई मैंने जब मटेरियल टाइप क्रिएट करा तो मैंने उसमें डाला तो था मुझे पीस में चाहिए, केजी में चाहिए, लीटर में चाहिए, ग्राम में चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वांटिटी किस में चाहिए, आपको उसकी यूनिट किस में चाहिए। कल को अगर कोई चीज़ आपसे लेता है तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे 2 किलो कंप्यूटर दे दो, ऐसे बोलोगे 2 पीस कंप्यूटर दे दो, ये 2 ग्राम पानी दे दो। देखो कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है, उसको डिफाइन करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप इस कॉलम पे आओगे, यहाँ पे डिलीवरी डेट कैटेगरी होगी, तो डिलीवरी की डेट आपकी किस फॉर्मेट में रखना चाहिए, मैंने बोला डेट फॉर्मेट में, डी डाल देता हूँ। डिलीवरी की डेट कब की डिलीवरी चाहिए आपको, मैंने बोला आज 1 तारीख है, मुझे 3 तारीख की चाहिए। उसने बोला प्लांट, कौन से प्लांट से चाहिए, आपका प्लांट कौन सा है। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुन लो, जो भी मैंने क्रिएट करा है ना वही सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही। मैंने आपको प्लान बनाना बता रखा है, मैंने आपको मटेरियल टाइप क्रिएट करना बता रखा है, कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना बता रखा है, आपको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना बता रखा है। तो ऑलरेडी मेरा सारा का सारा डिटेल्स आ रहा है। मटेरियल ग्रुप मुझे डालना नहीं है फिलहाल, मैं प्लांट डाल देता हूँ, थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ पर प्लांट डाल देता हूँ। तो प्लांट है मेरा, मैं अपना प्लांट फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ से मेरा प्लांट है जॉब के नाम से, ये मेरा प्लांट आ गया, एंटर कर दिया। स्टोरेज की लोकेशन कौन सी है, तुमने यहीं पे क्लिक कर लिया। स्टोरेज की लोकेशन है मेरी, जॉब डाला मैंने, तो देखो जॉब 1, काफ़ी सारी स्टोरेज आ गई। तो मेरा है ये रहा जॉब 1, मैं इसको ले लेता हूँ। 2 है, एक प्लांट के अंदर 2 स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर रखे, मैंने आपको क्रिएट करना बताया था। तो मेरा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो मैं फ़िलहाल दिल्ली को ले लेता हूँ। और यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप, आपका परचेजिंग ग्रुप क्या है, अगर आपने क्रिएट कर रखा तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्टैंडर्ड पिक करो। मैं सपोज स्टैंडर्ड ले रहा हूँ 001 को, देखो यही सारी चीज़ें इसमें डाल देता हूँ, आप ध्यान से देखोगे। अब इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने सारी डिटेल डाल दी, अब चेक करो यहाँ से, चेक कैसे करते हैं। हम एक रिक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं, वी आर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द वेंडर, हम वेंडर को एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये आता है चेक करने का, ये देखो चेक करने का, इसको चेक पे क्लिक करो। जैसे चेक पे क्लिक करा, अब ये आपके पास ये एरर दे रहा है, क्या क्या एरर दे रहा है, ये पहले मैसेज दे रहा है। चेक का मतलब होता है मैसेज देना कि क्या क्या ये इन्फॉर्म कर रहा है। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बोला आइटम 10, ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर ये बोल रहा है
कैन डिलीवरी डेट टू कैन डिलीवरी डेट बी मीट, जो आपकी डिलीवरी की डेट है वो बहुत अर्लियर है, बहुत जल्दी है। तो आपने सही डाल रखा क्या ये? तो मैंने बोला भाई डिलीवरी मुझे चाहिए, 2 तारीख में डिलीवरी चाहिए मुझे। फिर लिखा आइटम 10 अकाउंट असाइन, आइटम जो 10 है वो आपका असाइन है, तो जो असाइन नहीं हुआ होगा वो हम चेक कर लेंगे। इन तीनों में, 1 2 तीनों में इनमें से कोई भी एरर नहीं है सिवाय इसके, दिस इज एरर, ये रेड है, ये एरर है। देखो यहाँ पे देखोगे ये एरर नहीं है, ये भी एरर नहीं है, ये वार्निंग है। और SAP के अंदर ये ग्लोबली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टाइप्स के आपके पास कलर डिफाइन करते हैं मैसेज बॉक्स में? 3 करते हैं, एक हो गया रेड, एक हो गया ऑरेंज, और एक हो गया आपका ग्रीन। ये देखो ना तीनों नीचे दिख रहे हैं। तो रेड हो गया आपका कि एरर है, ग्रीन आपका सही है, और ये वार्निंग हो जाता है आपका जो येलो कलर टाइप का है। अब हम इसको स्केप से बाहर आ जाते हैं। जैसे स्केप से बाहर आएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली एक विंडो खुल के नीचे आ जाएगी, अपने आप ही पहुंचा देगा आपको, और अकाउंट असाइनमेंट पे बताएगा कि आपका अकाउंट असाइनमेंट क्या है। तो आपने अकाउंट असाइनमेंट में जाना है। अब अकाउंट असाइनमेंट के अंदर ना सबसे पहले GL पे जाओ, GL अकाउंट पे, क्योंकि आपने GL नहीं डाला, देखो यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे GL नहीं है, तो आपका GL नहीं डिफाइंड है। देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये एरर में क्या ही दे रहा है, ये तो बोला कि एंटर GL अकाउंट, GL नहीं बनाया आपने, और GL यहाँ कहाँ आता है? तो GL यही आता है आपको, ये GL अकाउंट। अब हमने GL में डालना क्या है? आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे आना है और GL डालना है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार GL जनरल लेजर, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस ना भाई, GL अकाउंट जनरल लेजर अकाउंटिंग। माइंड में ये आता है कि जो SAP के अंदर अकाउंट्स का काम है, AKM वालों की कई जरूरत पड़ेगी, और GL बनाने पड़ेंगे तो उसके जो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ये सारा का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से, इनडायरेक्ट कौन से, डेटर्स कौन से हैं, क्रेडिटर कौन से हैं, आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस कौन से हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस कौन से हैं, आपके अक्रूड इनकम क्या है, बैड डेट्स, ये तो सब याद रखना पड़ेगा। और आपको भाई अकाउंट से नहीं, मैं अकाउंट से हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, लेकिन आप नहीं हो तो आपको नहीं पता होगी। तो इसीलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन पार्ट बताया था, FI से आपने इंटीग्रेट करी थी सारी की सारी चीज़ें GL अकाउंट्स में। अब आपके पास सारे के सारे GL आ चुके होंगे, आपने ध्यान दिया होगा GL अकाउंट कहाँ साइन करे थे। मैं एक बार फिर से एक्सेल शीट पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ आगे आगे बढ़ते रह रहे हैं और पीछे का कुछ आपको पता नहीं, और वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम हो जाएगा। आप यकीन मानो फिर आप बहुत फंस जाओगे। तो इसीलिए ध्यान से करना जो भी करना, 2 दिन ज़्यादा लगा लो लेकिन गलत मत करना। देखो ध्यान से देखो, जब मैंने आपको कंपनी बताई थी, इंटीग्रेट करना बताया था, बिल्कुल खुल गया वही पेज। तो लिख रहा है कि डू यू वांट टू कॉपी द GL अकाउंट कंपनी को डेटा, क्या आपको GL चाहिए थे उस टाइम पे? तो आपने यस करा था, हाँ मुझे GL चाहिए। तो आपने जब बोला GL चाहिए तो वही GL का लिंक अब यहाँ दे रहा है कि GL चाहिए, लेकिन कौन सा GL चाहिए अब आपको पता नहीं है GL कौन सा चाहिए। भाई आपको क्या पता है इसके अंदर कौन सा GL चाहिए? तो आप अपने GL को ना यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट है, अकाउंट ग्रुप है, कंपनी कोड है। तो अब आपको आपका चार्ट ऑफ अकाउंट पता नहीं है, मुझे पता आपको चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं पता होगा, तो भी 13 इसका T कोड होता है। तो अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं पता तो हम क्या करेंगे, अपना कंपनी का कोड देख लेंगे, कंपनी कोड की बेस पे फाइंड करते हैं। तो हमारा कंपनी का कोड क्या है, जॉब है, एंटर मारो। जैसे एंटर मारो तो इस जॉब कंपनी की जो भी आपकी कंपनी कोड होगी, इसके अंदर जितने भी GL होंगे सारे के सारे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। आपने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है इस जगह पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, अब यहाँ पे आपने डाल देना है मटीरियल, मटीरियल डाल दो यहाँ पे, एंटर करो। जैसे आप मटेरियल डालोगे तो आपके पास मटेरियल का एक खुल जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे एंटर कर दो। तो आपने मटेरियल का एक GL यहाँ पे डिफाइन करना है क्लियरली। देन आप अगर अपना कॉस्ट सेंटर डालना चाहते हो, जो कि आप बना चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड योर कॉस्ट सेंटर इन SAP, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये अपना कॉस्ट सेंटर फाइंड आउट करें। तो मैं कंपनी का कोड ले रहा हूँ जॉब, तो देखो मेरा कॉस्ट सेंटर्स भी बना हुआ है, मैंने आपको कॉस्ट सेंटर बनाना बताया था। बट अगर आप नहीं लेना चाहते तो डजंट मैटर, क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड फिलहाल नहीं है। आपने देखा होगा हमने मैंडेटरी फील्ड भरी है फिलहाल, जो मैंडेटरी होती है। अब एक फॉर्म होता है ना, एक फॉर्म में हम क्या करते हैं, मैंडेटरी फील्ड भरते हैं,
जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको नहीं भरते, एरर आएगा तो देख लेंगे, फिर उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो भर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारी मैंडेटरी फील्ड भर दी हैं, ऑलमोस्ट तो सारी भर दी, बट फिर भी अब इसके बाद हमारे पास एक, इसको हम यहाँ पे एक बार चेकआउट करते हैं, इस जगह पे चेक करते हैं, क्लिक करा तो अभी ये दिखा रहा है इंटर वैल्यूएशन प्राइस। अब देखो जो जीएल वाला अकाउंट था ना वो जीएल वाला जो एरर था वो हट चुका है, अब इंटर वैल्यूएशन अमाउंट बता रहा है, जो प्राइस है वो दिखा रहा है। मैंने मतलब प्राइस को हम डाल देते हैं ना, तो वैल्यूएशन के लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, और कितने का है जो ऑर्डर कर रहे हो, तो मैंने लिख दिया जैसे ऑलरेडी मैंने इतने सारे बना रखे हैं, मैं कुछ और डाल देता हूँ, 2700 रुपये का मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, और इसको ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो डिलीवरी डेट है ना थोड़ा इसको आगे और बढ़ा देते हैं, नहीं तो ये बार बार ही हमें एरर दिखाता रहेगा, नॉट एरर लेकिन बढ़ा देते हैं इन लोग ने इसको, मतलब डिलीवरी डेट आगे और कर दिया। अब इसको चेकआउट करते हैं यहाँ से। अब चेक करने के बाद क्या लिखा है, नो मैसेज इशूड ड्यूरिंग चेक, यानी कि जब हमने चेक करा तो कोई भी एरर नहीं दिखाई दिया, यानी कि आपने एक ब्लू डंप बनाया और चेक कर लिया कि कोई एरर है कि नहीं है, बेसिकली दिस इज ब्लू डंप। अब हमने चेक कर लिया कि हमारा कोई एरर है नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, आपने क्लियरली सेव पे क्लिक करना है, और आपकी रिक्विजिशन नंबर, बड़े ध्यान से सुनना, आपका रिक्विजिशन नंबर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो है 0010000097। आप में से प्लीज़ कोई लिख लेना इस नंबर को कॉपी में, ताकि जब मैं कल आपको नया टॉपिक पढ़ाऊँ तो वहाँ पे मुझे बार बार फाइंड आउट ना करना पड़े, मैं आपसे पूछूँ आप सीधे ही डाल दो। तो एक नंबर है हमारा SAP के अंदर जो हमारा रिक्विजिशन नंबर है, जो क्रिएट हो चुका है। तो एक रिक्विजिशन कैसे क्रिएट होती है, एक परचेज रिक्विजिशन जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, बेसिकली वो कैसे क्रिएट होती है, तो उसका एक प्रोसेस मैंने आपको कम्प्लीटली बता देना था। तो आपने ऐसे ही अपनी रिक्विजिशन क्रिएट करनी है, देखो मैंने लिखा भी है, यू कैन सी यूर नंबर हियर, आप अपना नंबर यहाँ दे सकते हो, और इस तरीके से आपका एक नंबर है जो आपने क्रिएट करा, और लिखने के बाद उसको डिफाइन कर लेना साइड में। लेकिन ये जितना भी मैंने कराया है ना, ये करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर एक भी मिस्टेक आपकी मटेरियल के टाइम पे हुई होगी, कॉस्ट सेंटर्स के टाइम पे होगी, प्लांट के टाइम पे हुई होगी, स्टॉक के टाइम पे, या कहीं आपने असाइन नहीं करा होगा, कोई चीज़ आपने मिस आउट कर दी होगी, ये यहाँ पे एरर आते रहेंगे। इतना इजी नहीं है इसको क्रिएट करना, एक एरर, दो एरर, तीन एरर, और इतने सारे एरर आ जाएंगे ना कि कम से कम आने वाली 4, 5, 6 क्लास सिर्फ एरर में ही जाएंगी, क्योंकि एक के एरर नहीं आएंगे, एरर बहुत सारे के आएंगे। इसीलिए मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके पास यहाँ पे काफ़ी टाइम होता है, अभी आप फ्री हो, तो आपको मैक्सिमम आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस शीट तक पहुँचने के लिए कितनी शीटें हैं, 1 2 3 4 5, 5 सीटें। अगर आप मान के चलो आप आधे घंटे में एक शीट भी करते हो, तो 5 शीट में मैक्सिमम आप 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाओगे, और 2-2.5 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं, ऐसे मोबाइल में निकल जाता, पता भी नहीं चलेगा। तो आप क्लियरली जो भी काम कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ शुरू से बनाना आज, बिकॉज जैसे इनके कुछ एरर्स आए थे, तो मैंने देखा वो एरर ऐसे थे कि वो लॉजिकल बेस पे भी गलत थे, तो होगा क्या, अब वो उनको क्रिएट करना पड़ेगा। तो जितना टाइम आप उसको रिजॉल्व क्रिएट करने में लगाओगे ना, आप शुरू से बना लो और सिस्टमेटिकली उसको लिख लो कि मेरा ये चीज़ का नाम ये है, ये चीज़ का नाम ये है, एक मान के चलो प्रोफेशनली वे पे आप कहीं पे बना के लिख लो, कॉपी में या शीट पे। मैंने भी देखो बना रखा सारा, मुझे कल को देखना हो ये नंबर कौन सा है, तो मैं एग्जैक्टली देख सकता हूँ मेरा परचेज एडिशन नंबर ये है, क्योंकि सब मेंशन है। तो आप भी अपनी शीट पे क्रिएट करके इसको रख लो कहीं पे, सो दैट जब आप इसका रिक्विजिशन तैयार कर रहे होंगे आप इजीली कर पाओगे, अदरवाइज ये बहुत एरर देगा आपको। अब यकीन मानो आप परेशान हो जाओगे एरर को रिजॉल्व करते करते। तो SAP की आज की क्लास में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किस तरीके से SAP के अंदर हम अपना रिक्वेस्ट पर कोटेशन डालते हैं, एक कोटेशन कैसे डालते हैं हम, ठीक है। बट उससे पहले आपका 6th क्लास सबसे इम्पोर्टेंट क्लास यही है, बिकॉज अभी तक आपने जितना भी करा है ना, मटेरियल टाइप करा, प्लांट करा, आपने स्टोरेज ग्रुप बनाए, आपने अपनी परचेजिंग के ग्रुप्स बनाए, जो भी करा है वो सारा का सारा यहाँ आएगा। इवन आपने जो डेट डिफाइन करे थे, जो आपने नंबर इन क्रिएट करे थे, जो वेंडर बनाए थे, वो सारा का सारा प्रोसेस का यूज ही 6 शीट में है। इसलिए 6 शीट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, इसको सही करना आपकी आगे की शीटें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो आज के सेशन में हमने अपना P2P में परचेज पे अपना रिक्वेस्ट डालना सीख लिया।